हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम श्रम कानूनों का इतिहास या फिर हिस्ट्री ऑफ लेबर एक्ट से संबंधित 10 महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे। ये MCQ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, आपको जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तब तक आपके पास भरपूर फैक्ट्स हो जाएंगे श्रम कानूनों के इतिहास से संबंधित। ठीक है, जब भी श्रम कानून या फिर अधिनियम बनाए जाते हैं तो उसके पीछे बस ऐसे ही अधिनियम पारित नहीं कर दिए जाते, उसमें जो समाज कल्याण की भावना होती है, ठीक है, जो लोग मजदूर होते हैं, जो किसान होता है, जो श्रम करने वाले श्रमिक होते हैं, उन सभी के कल्याण, उनके आर्थिक रूप से, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, सभी को ध्यान में रखते हुए ही अधिनियम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर हम यही सारे जो श्रम कानून जब बनाए गए थे उसके क्या इतिहास था उसके पीछे, उन सारे चीज़ों का हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये हमारा श्रम एक्ट या फिर श्रम अधिनियम जो है उसका 8वां वीडियो है। ठीक है, 7 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, ये CG लेबर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 का जो एग्ज़ाम है इसके दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, या भविष्य में भी जब भी इस टॉपिक को कहीं पर पूछा जाएगा तब ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि श्रम कानून के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाता है। आखिर जो श्रम कानून लाए जाते हैं, श्रम अधिनियम लाए जाते हैं, किस लिए लाया जाता है? क्या औद्योगिक संबंध है, औद्योगिक संबंध स्थापित करने के लिए, कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए, रोजगार का मन का नहीं, ये मानक होगा। ठीक है, रोजगार का मानक तय करने के लिए। इसमें से कौन सा हमारा जो विकल्प है सही है? चार विकल्प दिया गया है, केवल एक और दो दोनों, 1 और 3 दोनों, या फिर 1 2 3 तीन हो सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सत्य है। ठीक है, देखिए औद्योगिक, इसमें जो जब भी श्रम कानून लाए जाते हैं तो उसके अंदर यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक अच्छा औद्योगिक संबंध स्थापित हो। ठीक है, इसमें जो अनुचित श्रम प्रथा होता है या फिर जो ट्रेड यूनियन के कामकाज में शामिल किया जाता है, ये सारे चीज़ों के बीच, मतलब कह सकते हो कि जो श्रमिक होते हैं और जो उद्योग होते हैं उनके बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित किया जाता है, या फिर जो ट्रेड यूनियन होते हैं, व्यापार श्रमिक जो संघ होता है, उनके बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश किया जाता है। मतलब ये कह लें कि औद्योगिक संबंध भी सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा, कार्यस्थल की सुरक्षा। इसके अंतर्गत जो कार्यस्थल पे जो भी अप्रिय घटना हो सकती है उससे जो वहाँ पे श्रमिक है, जो वहाँ पे उद्योग है, उन सबको कैसे सुरक्षा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसमें जो भी आवश्यकता होगी उनकी निवारण कैसे किया जाएगा, ये सारे चीज़ को कार्यस्थल की सुरक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। और तीसरा होगा रोजगार का मानक, मतलब जो रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, जो श्रमिक रखा जाएगा, उनके छंटनी की प्रक्रिया क्या होगा कि कैसे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और काम कितने घंटे कराया जाएगा, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी कितना दिया जाएगा, ये सारे चीज़ को, कितने दिन के हफ्ते में छुट्टियां होगी, ये सारा चीज़ को रोजगार का मानक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो है ये श्रम कानून के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब हम जब श्रम कानून का इतिहास देख रहे हैं और उसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में न जाने, ये तो बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से पूछता है तो अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा भविष्य के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम इस पर देखते हैं। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बारे में। इसकी स्थापना वर्साय की संधि द्वारा 1922 में किया गया था। यह मानवाधिकारों, जिसके अंतर्गत काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बलात् श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा इत्यादि का संरक्षण करता है। तो ये वाला सही है। ठीक है, पहला जो है गलत है। क्यों? क्योंकि इसका स्थापना वर्साय की संधि के अंतर्गत किया तो गया था, परंतु 1922 में नहीं, ये 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से लेकर 18 तक, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वर्साय की संधि के बाद प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, और उसी समय ही क्या किया गया था, जो ILO है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसका स्थापना किया गया था। ठीक है ना, जो नेशनल लीग बनाया गया था वर्साय की संधि के बाद। ठीक है, नेशनल लीग, ठीक है, इसी के अंतर्गत ILO का, नेशनल लीग ही बाद में जाके अभी यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब
ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही स्थापित होने वाला एक विशिष्ट प्रकार का एजेंसी है। तो बोल सकते हो कि सबसे पहला एजेंसी जो था, जो कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत निर्मित किया गया था, वो था ILO था, जिसका निर्माण 1919 में वर्साई की संधि के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। और दूसरा जो है, पहला तो गलत था, दूसरा तो ये मानवाधिकार जितने भी होते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है उसको संरक्षण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ILO करता है। तीसरा, भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और यह 1922 से ILO के संचालन निकाय का एक स्थायी सदस्य। बिल्कुल सही है। ठीक है। जब इसका स्थापना हो रहा था तो भारत उसमें संस्थापक देश की तरह कार्य था, सदस्य की तरह था, क्योंकि भारत उस समय क्या था? ब्रिटेन के अधीन था और ब्रिटेन भी इसके स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान था ILO के निर्माण में, एक संस्थापक सदस्य की तरह था और 1922 से ही इसमें एक स्थायी सदस्य की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि ILO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है। स्थापना तो हम देख ही लिए 1919 के आसपास हुआ था। देखिए 1969 में जो ILO है ना, इसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है। नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये सब कुछ आप इतना याद रखना है आपको ILO के बारे में। आगे और भी क्वेश्चन इससे संबंधित हम देखेंगे। ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मौलिक कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार फ्रेमवर्क का एक अभिन्न हिस्सा है। इनकी संख्या कितनी होती है? ठीक है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO है, ये क्या है? इसके कुछ मौलिक कन्वेंशन होते हैं। ठीक है। डिसाइड किया गया है, तो वो उसकी संख्या कितनी है ये बताना है हमको। तो 12, 6, 8 और 13, इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये 8 ऐसे मौलिक कन्वेंशन है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा क्या किया गया, इसको एक फ्रेमवर्क की तरह बनाया गया है, जो ये डिसाइड करता है कि जो वर्ल्ड वाइड या पूरे विश्व भर में जहाँ भी श्रम की बात आएगा, जहाँ पे मजदूरों की बात आएगा, वहाँ पे उनको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। ठीक है। किस तरह से अधिकार प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारे चीज़ को ये ध्यान में रखता है। तो इसमें 8 तरह के मौलिक कन्वेंशन किसके अंतर्गत है? ILO के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 कन्वेंशन का नाम यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। बलात् श्रम पर कन्वेंशन, जो कि ये संख्या 19, ये नंबर याद रखिएगा, यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है, 29 नंबर पे है। बलात् श्रम का उन्मूलन पर कन्वेंशन, ये संख्या 105। फिर समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन, संख्या 18। ठीक है। समान पारिश्रमिक मतलब समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये संख्या 100 याद रखिएगा। भेदभाव, जैसे रोजगार और व्यवसाय में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इसके लिए कन्वेंशन कौन सा है? तो संख्या 111 याद रखिएगा। न्यूनतम आयु का कन्वेंशन 138, कि किसी भी रोजगार के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है कि बाल प्रतिषेध अधिनियम है, बाल नियोजन प्रतिषेध अधिनियम 1986, तो इसी के अंतर्गत, जो कि संख्या 138। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठवां है बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप और कन्वेंशन 182। ये 6, देखिए जैसे हमको पता है कि ILO के अंदर पूरे, अच्छा UN के अंदर देखेंगे तो 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में टोटल संयुक्त सदस्य देश कितने हैं? 193 है। ठीक है। और जो ILO है, ठीक है, इस ILO के अंदर कितने सदस्य हैं? तो इसमें 183 सदस्य हैं। याद रखिए, क्या बोल रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ है। 193 किसमें? UN में, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने? 193 सदस्य। ILO में 183 सदस्य, और इस 183 सदस्य में भी 135, ठीक है, 135 ऐसे सदस्य देश हैं जो ये 8 कन्वेंशन को मानते हैं। 6 तो मैं बता दिया और 2 और नीचे दिया, ये 8 कन्वेंशन को मानते हैं 135 देश। परंतु कुछ ऐसे भी देश हैं, 183 में 135 को आप छोड़ दीजिए, बाकी ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं, ये 8 को नहीं बल्कि केवल 6 कन्वेंशन को मानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। भारत भी जो है ये केवल 6 कन्वेंशन को ही मानता है। ये 7वां और 8वां कन्वेंशन को भारत जो है पुष्टि नहीं किया गया। पुष्टि वर्ड ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। शुरू के 6 की पुष्टि करते हैं, लेकिन ये दोनों की पुष्टि नहीं करता। भारत केवल 6 जो मौलिक कन्वेंशन है उसकी पुष्टि करता है। अच्छा, जो 7वां 8वां जो है 87 और 98 नंबर का है, ये इसलिए नहीं भारत पुष्टि करता है क्योंकि कुछ ऐसे क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो हैं उन पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। उस प्रतिबंध को लगाने के लिए ही ये 87 और 98 नंबर का जो कन्वेंशन है उसको भारत जो है लागू नहीं करता। ठीक है, उसको पुष्टि नहीं करता। बाकी केवल 6 को ही भारत जो है पुष्टि करता है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा हाँ, ILO का हमने देख लिया कि निर्माण 1919 में हुआ था, स्थापना
क्या बोलते हैं, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भारत है, भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत तो शुरुआत से ही सदस्य है, लेकिन अगर बोलेगा आपको कि भारत में इसका पहला कार्यालय कब बनाया गया था, ठीक है, पहला कार्यालय कब, तो 1928 में, ठीक है, भारत के अंदर पहला कार्यालय जो ILO का पहला कार्यालय कब, 1928 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए ये था प्रश्न क्रमांक 3। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम कब लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला भारतीय कारखाना अधिनियम कब लाया गया था, 1881, 1948, 1891 या फिर 1929, कब लाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1881। देखिए जो 1881 के समय गवर्नर जनरल कौन रहा होगा, आपको पता है क्या? तो 1881 के पास जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में ही प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 लाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था कि जो अल्प आयु के जो श्रमिक हैं, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, या फिर बाल श्रमिक कह लीजिए, बाल श्रमिक या फिर अल्प आयु के जो श्रमिक हैं उनका संरक्षण किया जाए, ठीक है, उनका संरक्षण किया जाए। और उनके लिए बाल श्रम की, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि बाल श्रम की जो समस्याएं होती है, ठीक है, बाल श्रम की जो समस्या होती है उस समस्या को निपटाने के लिए ही प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम लाया गया था, ठीक है। इसमें उनके अल्पायु है, उनके संरक्षण के लिए, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, उनके कितने घंटे वो काम करेंगे, सारा चीज़ को करने के लिए पहली बार प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 लाया गया था, ठीक है। 1948 क्या है, तो आज़ादी के बाद, ठीक है, मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आज़ादी के बाद प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, ठीक है। आज़ादी के बाद का प्रथम कारखाना अधिनियम कब का था, तो वो 1948 का है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर 1891 में क्या हुआ था, दूसरा कारखाना अधिनियम आया था, आज़ादी से पहले का ही, ठीक है। दूसरा कारखाना अधिनियम कब का है, 1891। पहला कब से है, तो 1881। दूसरा कब है, 1891। 1948 क्या है, तो आज़ादी के बाद जो प्रथम कारखाना अधिनियम आया था वो कब आया था, 1948 के अंदर आया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो 1891 का जो कारखाना अधिनियम है, ठीक है, इसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो 1891 का जो दूसरा कारखाना अधिनियम आएगा, इसमें यह बताया गया कि एक सभी के लिए या फिर जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि साप्ताहिक अवकाश के लिए सबसे पहले किस कारखाना अधिनियम में लाया गया था, तो 1891 का जो दूसरा कारखाना अधिनियम था उसके अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। और ये भी बोला गया कि जो महिलाओं के लिए केवल 11 घंटे का ही कार्य दिया जाएगा, ठीक है, 11 घंटे का कार्य महिलाओं के लिए कितना, 11 घंटे का कार्य। अच्छे, जो 1881 का जो अधिनियम है, प्रथम कारखाना अधिनियम, इसी के अंतर्गत जो बच्चे, क्योंकि ये किस पर फुली किस पर डिपेंड कर रहा था कि जो बाल श्रम की समस्याओं का निदान करने के लिए, तो 1881 वाले में ही ये बताया गया कि जो बच्चे हैं 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, मतलब यहाँ पे उम्र डिसाइड किया गया कि 7 से 12 वर्ष के बच्चे जो हैं, ठीक है, 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रतिदिन केवल 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता, ठीक है, याद रखिएगा, 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 1929 का जो है, ये तो प्रथम औद्योगिक विवाद अधिनियम लाया गया था, याद रखिएगा, प्रथम औद्योगिक विवाद अधिनियम। ये कब, तो ये प्रथम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1919 के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। इसमें ये लाया गया था क्या, 1900, ये सब नोट डाउन आप कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब बहुत आसानी से आपको मिलेगा नहीं, मैं बहुत जगह से खोज के लिए आपके लिए सब फैक्ट के रूप में लाया हूँ। 1929 का जो प्रथम औद्योगिक विवाद अधिनियम था, इसी के अंतर्गत बताया गया था, मतलब हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया था, याद रखिएगा, हड़ताल पर प्रतिबंध, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है। वर्तमान मतलब अभी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वर्तमान डायरेक्टर
जनरल कौन है। ठीक है, श्रम संगठन की और श्रम कानून का इतिहास पढ़ रहे हैं, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है बिल्कुल, कि जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका अभी वर्तमान में DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस, गिलबर्ट हॉन्गबे, डेनिस फ्रांसिस या फिर भूपेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, गिलबर्ट हॉन्गबो जो है अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का डायरेक्टर जनरल हैं। अच्छा, एंटोनियो गुटेरस कौन है भाई, तो एंटोनियो गुटेरस जो है ये UN के महासचिव हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी, मतलब UN का महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, गिलबर्ट हॉन्गबो कौन, तो ILO का डायरेक्टर जनरल है। डेनिस फ्रांसिस कौन है, याद रहेगा, तो ये है UN महासभा के अध्यक्ष हैं, UN महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष हैं। तो इनको 2023-24 के लिए बनाया गया है। ठीक है, 2023-24 के लिए इनको बनाया गया है। और भूपेंद्र यादव तो आप जानते ही हैं, ये भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, किसके लिए केंद्रीय मंत्री हैं, तो श्रम, कैबिनेट मंत्री हैं, याद रखिएगा, ये कैबिनेट मंत्री हैं जो श्रम एवं रोजगार के कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, श्रम एवं रोजगार के कैबिनेट मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां प्रश्न। ठीक है, अच्छा, भारत में अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत में ILO का हेड कौन है, भारत की, ठीक है, इंडिया ILO के अध्यक्ष कौन है या फिर हेड कौन है, तो याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, क्या पता पूछ दे, अपूर्व चंद्र। ठीक है, अपूर्व चंद्र, श्री अपूर्व चंद्र, याद रखिएगा। ठीक है, 6वां प्रश्न है कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात पहली बार कब की गई। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कब की गई, 1976, 1891, 1929 या फिर 1881, कब। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1976 का। प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम, देखिए जब ये आया था कब, प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम ये कब आया था, 1881। जब ये आया था तो इसमें तो जनरली बच्चों के लिए बताया गया था। ठीक है, कि 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनसे 9 घंटे से अधिक का काम नहीं लिया जाएगा, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया था, ये सब। परंतु इसके अंदर ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं था। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, का प्रावधान नहीं था, याद रखिएगा, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रावधान नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा, जब 1976 का अधिनियम आया उसमें पहली बार कहा गया कि पुरुष हो या फिर महिला हो, लिंग का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, लिंग भेदभाव नहीं होगा, और चाहे किसी भी तरह का कार्य हो, अगर उसमें महिला पुरुष दोनों संलग्न हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो किसमें कहा गया था, 1976 के अधिनियम में कहा गया था। ठीक है, अच्छा, ये 1891 का जो अधिनियम है, इसमें क्या क्या, पहले भी मैं बता चुका पीछे क्वेश्चन, साप्ताहिक अवकाश, ये क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। ठीक है, साप्ताहिक अवकाश कौन सी अधिनियम में, तो 1891 का जो दूसरा कारखाना अधिनियम आया था उसमें साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 7। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि कलकत्ता में स्थापित पहला श्रम संगठन वर्किंग मैन क्लब, ठीक है, याद रखिएगा, इस नाम को याद रखिएगा, वर्किंग मैन क्लब के संस्थापक कौन थे। ठीक है, मतलब कलकत्ता, ये कह लीजिए कि कलकत्ता में स्थापित होने वाला पहला श्रम संगठन कौन था, तो वर्किंग मैन क्लब। अच्छा, इसका संस्थापक कौन था, शशिपदा बनर्जी, VP वाडिया, नारायण मेघाजी लोखंडे या फिर सोराबजी सापुर जी, कौन थे। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, शशिपदा बनर्जी जो थे वो कलकत्ता में एक पहला श्रम संगठन का स्थापना किया था जो कि वर्किंग मैन क्लब के नाम से था। ठीक है, देखिए जो शशिपदा बनर्जी हैं, इन्होंने बंगाली में एक मैगजीन भी चलाया था, याद रखिएगा, बंगाली में एक मैगजीन चलाया था जिसका नाम था भारत श्रमजीवी, याद रखिएगा, भारत श्रमजीवी। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये जो है एक तरह का बोल सकते हैं कि श्रम पत्रिका थी। ठीक है, श्रम से रिलेटेड इसमें बातों को लाया जाता था। तो भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादक कौन थे भाई, तो शशिपदा बनर्जी, और इन्होंने वर्किंग मैन क्लब का स्थापना भी किया था। अच्छा, VP वाडिया कौन है, ये चारों के चारों नाम मैं इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं श्रम से संबंधित थे। तो BP वाडिया कौन थे, तो BP वाडिया जो थे मद्रास में, ठीक है,
मद्रास, मद्रास किसका नाम था? तो वर्तमान में जो चेन्नई है उसी का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। तो मद्रास या फिर चेन्नई श्रमिक संघ, ठीक है, याद रखिएगा, चेन्नई श्रमिक संघ का स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है। और ये जो था मद्रास या फिर चेन्नई श्रमिक संघ, ये जो था भारत का पहला श्रमिक संघ था, याद रखिएगा। भारत का पहला श्रमिक संघ कौन सा था? तो मद्रास या फिर चेन्नई श्रमिक संघ। इसका स्थापना 1918 में किया गया था। 1918 में किसके द्वारा? बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। नारायण मेघाजी लोखंडे, ये क्यों फेमस है भाई, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो इनको ना भारतीय श्रम आंदोलन का जनक कहा जाता है भाई। याद रखिएगा, भारतीय श्रम आंदोलन का जनक, ठीक है। भारतीय श्रम आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? नारायण मेघाजी लोखंडे को कहा जाता है, या फिर कह लीजिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक भी कह सकते हो, ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक, ठीक है, याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चौथा जो है सोराबजी शाहपुर जी, कौन है भाई? तो ये एक जो पारसी पत्रकार थे, इनके बारे में ध्यान से सुनिएगा। यह एक पारसी पत्रकार तो थे ही, साथ ही साथ बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य थे, याद रखिएगा, बॉम्बे विधान परिषद, ठीक है, बॉम्बे विधान परिषद का एक सदस्य थे। इन्होंने क्या किया था कि 1878 में, डेट याद रखिएगा, 1878 में एक बिल तैयार किया, ठीक है। इस बिल में ये कहा गया, मतलब कपड़ा मिल की बात कर रहा हूँ ना, कपड़ा मिल के लिए, मतलब ये इस बिल में इन्होंने क्या किया? सोराबजी शाहपुर जी कौन थे? बॉम्बे विधान परिषद का एक सदस्य थे, साथ ही साथ एक पत्रकार भी थे। इन्होंने एक बिल तैयार किया और उस बिल में इन्होंने ये बात कहा कि जो कपड़ा मिल में जो काम करने वाले जो पुरुष होंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कपड़ा मिल में कार्य करने वाले जो पुरुष होंगे उनको एक दिन में 11 घंटे काम कराया जाएगा। जो महिलाएं होंगी, ठीक है, जो महिलाएं होंगी उनके लिए 10 घंटे का काम कराया जाएगा। और जो बच्चे होंगे, ठीक है, बच्चे, उनसे 9 घंटे काम कराया जाएगा। इस बिल को इन्होंने क्या बोलते हैं, बॉम्बे विधान परिषद के समक्ष रखा था, इसलिए ये बहुत फेमस है, सोराबजी शाहपुर जी, ठीक है। क्योंकि ये कोशिश कर, उस समय जो पुरुष महिला या बच्चे थे सबसे बराबर ही काम लिया जाता था, ठीक है, सबसे जितना ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि जितना जिससे काम कराया जा सके करा लो, ठीक है। तो ये पूरा उनसे भरपूर कार्य लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पे विकास होने लगा, लोग जागरूक होने लगे, क्योंकि ये सब जो है शशि प्रताप बनर्जी, वीपी वाडिया, नारायण मेघाजी लोखंडे, सोराबजी शाहपुर जी, ये सभी के सब एक जन जागरूक करने का कार्य कर रहे थे कि ये जो कार्य हो रहा है श्रमिकों के साथ, ये उचित नहीं हो रहा है। श्रमिकों के लिए एक उचित समय होना चाहिए कि इतना समय तक कार्य करें, उनको भी स्वास्थ्य की सुविधाएँ दी जाए, ठीक है, अवकाश दिया जाए, ये सारे चीज़ों का ख्याल रखना था, ठीक है। तो ये सब जो है एक भरसक प्रयास कर रहे थे इन सभी के लिए। तो ये सारा चीज़ को आप याद करके रखिएगा, ये आपको कहीं भी किसी बुक में आसानी से मिलेगा नहीं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप बाकी जो पढ़ने वाले हैं उससे आप एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि हो सकता है ये सारे चीज़ आपको कोई नोट्स वगैरह में आसानी से मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप जो मार्केट में बुक आया होगा उसमें भी जब श्रम का इतिहास पढ़ेंगे तो ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहीं से भी खोज कर आपके लिए लाया हूँ, ताकि जो ये सब वीडियो देख के जो बढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे रहें बाकी लोगों से, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम मजदूर हड़ताल कब हुई थी? 1851 सूरत में, 1918 अहमदाबाद में, 1877 नागपुर में, या फिर 1866 मद्रास में। इसका सही आंसर क्या है? भारत में प्रथम मजदूर हड़ताल कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1877 में नागपुर में एक सूती कपड़े का मिल था, याद रखिएगा, सूती कपड़े का मिल था। उस सूती कपड़े के मिल में ही पहली बार भारत में प्रथम मजदूर हड़ताल हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, 1918 तो आप जानते हैं, अहमदाबाद वाला महात्मा गांधी से संबंधित है ये तो, ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित है। देखिए, महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो 1917 में सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, ठीक है। ये नील विद्रोह से संबंधित था, नील से संबंधित ये था, सत्याग्रह था। तिनकठिया प्रथा से संबंधित 1917 वाला। तो जब इसकी सफलता मिल गई तो गांधी जी पहली बार, मतलब फिर 1918 में अहमदाबाद में मिल
आंदोलन किया था, ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ये क्यों किया गया था? क्योंकि 1918 से मतलब 1917 से पहले क्या था कि जब भी कोई बीमार होता था, प्लेग होता था, तो लोगों को बोनस दे दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो अपनी स्वास्थ्य की सुविधाओं को ध्यान में रखें। परंतु बाद में जो वहाँ पे जो स्वामी थे, जो मालिक थे मिल के, उन्होंने क्या किया कि जो बोनस था उसको बंद कर दिया, ठीक है। अतः इस बोनस को वापस दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को चलाया था इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 1918 समझ में आ गया होगा। 1877 इसका आंसर है कि भारत में पहला मजदूर आंदोलन 1877 में हुआ था, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार मजदूर आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के यहाँ पे मेंशन किया हूँ मैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार मजदूर आंदोलन कब हुआ था। और ये सीजी हिस्ट्री से भी है, ठीक है। मैं यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बना दिया हूँ, क्योंकि हम पूरा भारत के लिए तो पढ़ रहे हैं, परंतु हमारा छत्तीसगढ़ के लिए रिक्रूटमेंट है, और छत्तीसगढ़ में मिल मजदूर आंदोलन हो और उससे हमारा क्वेश्चन ना बने, ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैंने जोड़ा है कि छत्तीसगढ़ इतिहास में पहली बार मजदूर आंदोलन कब हुआ था, 1920, 1924 या 1937, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1920, ठीक है। 1920 में पहली बार मजदूर आंदोलन हुआ था, किसके नेतृत्व में? तो अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, ठीक है। राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव में बीएनसी मिल है, ठीक है, बीएनसी मिल है, तो इससे बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। ये हड़ताल जो है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा समय तक, ये तो पहला तो है ही 1920 वाला, लेकिन सबसे लंबा चलने वाला 36 दिनों तक ये आंदोलन चला था, ठीक है, 36 दिनों तक, यानी सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के साथ साथ कोई और भी उनके सहयोगी थे, उनके नाम भी याद रख लीजिए आप। वो थे शिवलाल मास्टर, ठीक है, शिवलाल मास्टर, शंकर खरे, ठीक है। जब ये आंदोलन चला था तो फिर बाद में आपने एक नाम सुना होगा, वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी आए थे और जो मालिक थे मजदूरों के, मतलब वो कंपनी का, मिल का, और जो मजदूर थे उनके बीच में समझौता कराया था। तो समझौता कराने का कार्य कौन किया था? वीवी गिरी ने किया था। ये पहला कब था? 1920 में। अच्छा, फिर बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन जो है ना, बीएनसी वाला मजदूर, ये दूसरी बार कब हुआ था? तो 1924 के अंदर, ठीक है। पहली बार 1920 में, दूसरी बार 1924 में, और इसका नेतृत्व भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही ने किया था। और तीसरी बार भी हुआ था, तीसरी बार, ठीक है, सेकेंड 1924 में, फर्स्ट 1920 में, और तीसरी बार हुआ था 1937 के अंदर, और इसका नेतृत्व भी किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, ठीक है। यहाँ पे जो मजदूर थे ना, ठीक है, मजदूरों का प्रतिनिधि किसने किया था? प्रतिनिधित्व किया था रामचंद्र सखाराम रुईवार ने, याद रखिएगा, रामचंद्र सखाराम रुईकर या रुईवार ऐसी कुछ था, रुईकर, ठीक है। तो इन्होंने किया था। तो ये था प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता था, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986, 1948, 1929 या फिर 1947? कब हुआ था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद। देखिए विवाद, इसको ऐसे मैं याद किया था कि जो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान में बहुत विवाद हुआ बंटवारा को लेकर, ठीक है। तो 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम, ऐसे आप याद रखिएगा। देखिए इसका जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि औद्योगिक शांति और सद्भाव की भावना बना रहे, या फिर उसका बढ़ावा करने के लिए, और साथ ही साथ विकास ना रुके, क्योंकि जब तक उद्योग किसी देश में नहीं होता, उद्योग विकसित नहीं होता, उस देश का विकास हम पॉसिबल मान ही नहीं सकते। इसीलिए जो उद्योग हैं उनके बीच में क्या हो, एक सद्भाव की भावना, शांति की भावना बना रहे, उनमें विकास हो, साथ ही साथ हमारा उद्योग भी बढ़े, जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उनमें भी एक शांति और सौहार्द की स्थिति बने रहे और वो भी आगे बढ़े। तो सब कुछ को यहाँ पे मेंटेन करके चलना, इसीलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम लाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी कई उद्योगों के अंदर अगर विवाद होता है तो उसको निपटाने के लिए पूरे रूल्स दिए गए हैं, धाराएं दी गई हैं। अगर मजदूर और जो कंपनी है उनके बीच में अगर विवाद होता है तो उसके लिए धाराएं, तो सारी यहाँ पे धाराएं दी गई है। तो 1947 में लागू हुआ था औद्योगिक विवाद अधिनियम।
1986 तो आप जानते हैं कि बाल श्रम निषेध अधिनियम, ये पहले की वीडियोज़ में मैं कवर कर चुका हूँ। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब का है? तो 1986 का अधिनियम है। अच्छा, 1948 में 2 अधिनियम याद रखिएगा। एक तो था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसके लिए भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, एक बार देख लेंगे जाके। और दूसरा जो है कारखाना अधिनियम, आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में जब कारखाना अधिनियम आया था वो कब आया था? 1948 के अंदर आया था पहली बार, ठीक है। जो कारखाना अधिनियम आज़ादी के बाद आया था 1948 में, इसमें यह डिसाइड किया गया था कि कार्य कितने घंटे करेंगे लोग, जो मजदूर होंगे, श्रमिक होंगे, उनकी सुरक्षा की बात कही गई थी, महिलाओं की, जो महिला श्रमिक होंगे उनकी सुरक्षा की बात की गई थी, इत्यादि प्रावधान इसके अंतर्गत था। 1929 का जो था, इसमें व्यापार विवाद अधिनियम याद रखिएगा, व्यापार विवाद अधिनियम, ठीक है, ये भी आज़ादी से पूर्व का है, ठीक है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखा और ये एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंटली ये बात बता रहा हूँ कि आप इन सबको नोट डाउन जरूर करें, ठीक है, नोट डाउन करें और रिवाइज बार बार करें, ठीक है। जैसे ही मैं सारे अधिनियम का, जितने भी अधिनियम है, मैं एमसीक्यू ले आऊँगा तो लास्ट में मैं आपके लिए लगभग 45 मिनट या फिर 1 घंटे का एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जो कि आपके लिए रिवीजन वीडियो की तरह कार्य करेगा, ठीक है। एकदम फटाफट एग्जाम में जाने से पहले बार एक क्विक रिवीजन की तरह आप इसको एक बार देख कर चले जाएंगे उस वीडियो को, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।